ठीक है जी। हमने अभी तक जो डिस्कस किया कि किस तरह से ग्रहों की डिग्री अपने आप में इम्पोर्टेंट है और नाड़ी ज्योतिष में विशेषता है, क्योंकि हम केवल ग्रहों की डिग्री से ही फलित देते हैं। ठीक है। जैसे कि हमने कल ग्रहों की नीचता और उच्चता पर भी बात की थी कि किस तरह से एक विशेष राशि में ग्रह अपने इफेक्ट देते हैं। अब आपने एक चीज सुनी होगी ज्योतिष में कि कोई ग्रह अस्त हो गया है। कंबट्सन आपने सुना होगा। आज की इस क्लास में हम उसी पर डिस्कस करेंगे कि कंबट्सन का नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में क्या यूज है और किस तरह से कंबट्सन इफेक्ट करता है। ठीक। अच्छा। पहले हम ये पर आप अपनी साइड से सर सबको एक बार वो म्यूट कर दीजिए ना, फिर डिस्टरबेंस नहीं आएगी। किसी का मैसेज है ना, डिस्टरबेंस आ रही है। ठीक है फिर सर। म्यूट कर देंगे तो किसी का खुलेगा नहीं कोई। जब आप अलाउ करेंगे तभी होगा। सब म्यूट है चलिए। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा ग्रहों का अस्त होना होता क्या है, कंबट्सन होता क्या है। इसकी एक सीधी सी परिभाषा है। जब सूर्य के एक विशेष सर्किल के अंदर कोई ग्रह आता है तो उस ग्रह को अस्त कहा जाता है। कोई भी ग्रह अस्त होता है सूर्य के द्वारा। आप सबकी कुंडली में सूर्य कहीं ना कहीं बैठा होगा। ठीक है। अब सूर्य अगर कहीं ना कहीं बैठा है तो उसके साथ कोई और ग्रह भी होगा। जैसे बुध और शुक्र मोस्टली होते ही हैं लोगों के। और आपने अपनी कुंडली में देखा होगा कि आपकी कुंडली में बुध या शुक्र के आगे इस तरह हैश का एक साइन बना हुआ होगा, या तो इस तरह का एक हैश का साइन बना होगा, या कहीं लिखा होगा कंबस्ट, या फिर लिखा होगा अस्त। तो जिस ग्रह के लिए ये हैश का साइन लिखा हो या कंबस्ट लिखा हो, जो सूर्य के साथ युति में होते हैं मोस्टली, उनके लिए माना जाता है कि ज्योतिष में ये ग्रह जन्म कुंडली में अस्त है। अब पहले तो ये समझ लेते हैं कि किस कंडीशन में जाकर के कोई ग्रह अस्त होता है। हालांकि एक बेसिक चीज है, मगर उसको समझने के बाद ही हम एडवांस पर आएंगे। तो ठीक है। तो सूर्य से जब कोई ग्रह एक विशेष डिग्री पर जाता है तब वो अस्त कहलाता है। जैसे कि सूर्य मान लीजिएगा किसी की जन्म कुंडली में 5 डिग्री का बैठा है। ठीक है। अब आप यहां देखेंगे मैंने लिखा है शुक्र 10, शनि 15, बुध 14, जुपिटर 11, मार्स 17 एंड मून 12। यानी कि जब ये ग्रह सूर्य से इतने डिग्री के अंदर हो तो इनको अस्त कहा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए सूर्य 5 डिग्री पर बैठा है और शुक्र बैठा है यहाँ 10 डिग्री पर, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? केवल 5 डिग्री, क्योंकि 5 और नेक्स्ट 5 के बाद 10। तो जब सूर्य और शुक्र में 10 डिग्री से कम का डिफरेंस है, मैंने यहाँ पे लिखा शुक्र की डिग्री 10, यानी सूर्य और शुक्र में अगर 10 डिग्री से कम का डिफरेंस है तो जन्म कुंडली में शुक्र को अस्त माना जाएगा। उसी तरह से मान लीजिएगा सूर्य लिखा है 5 और शनि लिखा है 25 डिग्री। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा है कि शनि के लिए 15 डिग्री, यानी कि सूर्य 5 है और शनि 25 है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 20 डिग्रीज का है। तो ऐसे में शनि सूर्य से अस्त नहीं होगा। यानी कि सूर्य और शनि के बीच में टोटल 15 डिग्री से कम का डिफरेंस है तो शनि को अस्त मानेंगे। इसी तरह से आप बुध के लिए मान लीजिएगा, सूर्य 10 डिग्री पर लिखा है, मर्क्यूरी लिखा है 20 डिग्रीज पर। अब मैंने मर्क्यूरी की डिग्री क्या लिखी है? 14। तो ऐसे में क्योंकि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो केवल 10 डिग्रीज का है, सूर्य 10 हो गया, बुध 20 हो गया, केवल 10 डिग्रीज का डिफरेंस है, तो ऐसे में बुध यहाँ पर अस्त हो गया। इसी तरह से आप गुरु के लिए समझ लीजिएगा, सूर्य लिखा है 10 डिग्री पर और गुरु है 26 डिग्री पर, तो सूर्य और गुरु के बीच में 15 डिग्री 16 डिग्रीज का डिफरेंस है। और एस्ट्रोलॉजिकली ये डिफरेंस अगर 11 डिग्री से ज्यादा का है तो गुरु यहाँ पर अस्त नहीं होगा। सेम मार्स 17 डिग्री एंड मून 12 डिग्री। ठीक। ये हो गई कि जन्म कुंडली में कोई ग्रह अस्त किस कंडीशन में होता है। ये बहुत ही साधारण सी थ्योरी है। जो लोग ज्योतिष पहले से जानते हैं उनको पता ही होगी, जो नहीं जानते उनके लिए मैंने यहाँ पर
बहुत ही डिटेल में समझा दिया है कि ग्रह कब अस्त होता है। अब आप यहाँ देखेंगे दो चीजें और मैंने लिखी हुई हैं। आप देखेंगे शुक्र के आगे 10 भी लिखा है और 8 भी लिखा है, मरक्यूरी के आगे 14 भी लिखा है और 12 भी लिखा है। तो ये क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इस पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इस 8 और 12 पर आज की क्लास में। इसके लिए हमारे पास फ्यूचर की क्लास होगी जिसमें हम उस पर डिस्कस करेंगे, मगर यहाँ लिखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये लिखा है रेट्रो। जैसे कि सूर्य 10 डिग्री का है, शुक्र 17 डिग्री का है, और अगर आपकी कुंडली में ये हैश का साइन भी है और ये स्टार का साइन भी है। ये स्टार का साइन होता है, ये रेट्रो का साइन होता है जन्म कुंडली में। अगर शुक्र जन्म कुंडली में वक्री है और सूर्य और शुक्र के बीच में 8 डिग्री से कम का डिफरेंस है, तो जन्म कुंडली में शुक्र अस्त माना जाएगा, कंबस्ट माना जाएगा। सेम मर्क्यूरी। मर्क्यूरी अगर आपकी जन्म कुंडली में रेट्रो है और सूर्य और मर्क्यूरी के बीच में 12 डिग्री से कम का डिफरेंस है, तो बुध को यहां पर अस्त माना जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि जब दो ग्रह जन्म कुंडली में युति में होते हैं तभी वो अस्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं। अगर मान लीजिएगा ये मेष राशि में सूर्य बैठा है और ये बैठा है 25 डिग्रीज पर, ये वृषभ राशि है। वृषभ राशि में मार्स बैठा है 5 डिग्रीज पर। आप अगर दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो मेष राशि में जो सूर्य की बाकी डिग्री है वो है 5 डिग्रीज, और आगे वृषभ राशि में मंगल जो चल चुका है वो अनदर 5 डिग्रीज है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है टोटल 10 डिग्रीज का है। और यहां पर आप देखेंगे अगर सन और मार्स के बीच में 17 डिग्री से कम का डिफरेंस है तो मार्स कंबस्ट कहलाएगा। इसलिए आप देखेंगे जन्म कुंडली के जितने भाव में भी कोई ग्रह अस्त स्थिति में पहुंच जाता है, मैक्सिमम ये कंडीशन होती है युति में या उससे अगले भाव। ठीक है। यहां तक मैं समझता हूँ किसी के मन में कोई प्रश्न होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही साधारण सा एक थ्योरी थी। फिर भी अगर कोई प्रश्न है तो आप लिख कर रखिएगा, क्लास के अंत में हम आपके उस प्रश्न का बहुत ही सटीकता के साथ उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं कि ग्रहों के अस्त होने का प्रभाव क्या होता है, इसका फलित में क्या यूज है, क्योंकि हमारा टॉपिक वही है। क्यों ग्रह सूर्य से अस्त होते हैं? पहली चीज तो ये है। देखिएगा अगर हम इन सारे ग्रहों की बात करें, शुक्र, शनि, बुध, गुरु, मंगल, चंद्र, इनमें से किसी के पास भी अपना कोई प्रकाश नहीं है। चंद्र के पास प्रकाश कहा जाता है, मगर चंद्र भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। तो इन सभी ग्रहों को जो प्रकाश देने वाला ग्रह है, इन पर जो लाइट डालने वाला ग्रह है, वो है सूर्य। और सूर्य, जैसे कि आप अपने डे टू डे लाइफ में भी देखते होंगे कि अगर आप एक दोपहर के समय एक रूम में चले जाइएगा, अंधेरे रूम में चले जाइए, और उसके बाद आप अचानक से जब लाइट ऑन करें या फिर अचानक से जब आप अपने रूम के बाहर आते हैं तो आपको आपकी आंखों में एकदम चौंध पड़ती है, आप आंखें एकदम खोल नहीं पाते हैं। उसी तरह से इन ग्रहों के साथ भी होता है। जब ये ग्रह सूर्य के साथ एक सर्टेन डिग्री के अंदर आते हैं तब इन ग्रहों के साथ भी ऐसा होता है कि वे अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं यूज कर देते हैं। जैसे कि आप जब अंधेरे कमरे में थे तो आप उस अंधेरे कमरे के एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट हो चुके थे। अब जैसे ही किसी ने लाइट ऑन की तो आपकी आंखों पर एक चौंध आई, आपको 1-2 मिनट एडजस्ट होने में लगेगा। और ऐसे में अगर आप रूम से बाहर निकल जाएं सडनली तो सनलाइट के साथ एडजस्ट होने में तो आपको 2 से 4 मिनट भी लग सकते हैं। कई बार आंखों के आगे अंधेरा सा भी छा जाता है। इस तरह की कंडीशन होती है एक नॉर्मल इंसान के साथ भी। तो उसी तरह से ग्रहों के साथ होती है इन डिग्रीज के अंदर। अभी कोई अगर ये पूछे कि भाई वीनस के लिए 10 डिग्रीज ही क्यों है, शनि के लिए 15 डिग्रीज ही क्यों है, मर्क्यूरी के लिए 14 डिग्रीज ही क्यों है, तो इसका हमारे ऋषियों ने
कोई लॉजिक नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन आप ना लिखिए। मेरे पास इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। मेरे पास क्या, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होगा कि सूर्य और चंद्र के बीच में 12 डिग्री का ही डिफरेंस क्यों बताया गया। ठीक है, कभी आप ये क्वेश्चन लिखिए, ये अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग डिग्रीज क्यों इस तरह की हो रही है। ठीक। तो एक विशेष डिग्री के अंदर आने पर ग्रह अपनी पावर को कहीं ना कहीं लूज करते हैं, जिस वजह से वो अस्त कहलाते हैं। अब अस्त ग्रह का किसी व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव क्या आता है, सबसे पहले तो इसके लिए समझना ये जरूरी है कि अस्त ग्रह का एक प्रभाव होता है और एक प्रभाव नहीं भी होता। जो प्रभाव होता है उसके लिए भ्रांतियां बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि साधारणतः लोगों के मन में एक भ्रांति है कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के द्वारा अस्त होता है तो उस ग्रह की स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है, वो ग्रह अपना पूर्ण फल देने में सक्षम नहीं होता। मैं समझता हूँ जितने भी लोग यहाँ पर इस समय लाइव हैं और उन्होंने पराशरी पढ़ी होगी या उन्होंने ज्योतिष पढ़ी होगी, तो उनके सबके मन में यही होगा कि सूर्य से जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उस ग्रह की स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है। देखिएगा, सबसे पहले तो ग्रह का फल देने का जो क्षमता है या तरीका है उसमें एक अंतर आता है। ग्रह की स्ट्रेंथ में कभी कमी नहीं आती। उसके लॉजिक्स में आपको बताता हूँ। सूर्य को ज्योतिष में क्या माना गया है, राजा माना गया है, प्रकाश माना गया है। तो राजा के संपर्क में जब भी कोई ग्रह आएगा तो सबसे पहले तो ये है कि वो अपनी पावर को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। किंतु एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है मगर वो पावरफुल नहीं है। दोनों चीज अपने आप में डिफरेंट है। एक ऐसा होगा ना कि अगर मान लीजिएगा आप स्कूल कॉलेज में जब आप पढ़ते थे उस समय टीचर के सामने आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। कई बार होता है कि भाई टीचर आपका बहुत स्ट्रिक्ट है, तो टीचर ने अगर आपको डंडी दिखा दी तो ठीक है यार, अब मार साहब डांटेंगे मारेंगे, शांत रह लो। मगर उसका मतलब ये नहीं कि आप शैतानी करना नहीं जानते। उसका मतलब ये नहीं कि आप इंटेलिजेंट। जैसे ही मास्टर सामने से हटेगा आप वैसे ही अपने रंग में रंग जाओगे। तो पहली चीज तो यह है कि अस्त होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि किसी ग्रह में पावर नहीं। किंतु ग्रह की कार्य क्षमता पर थोड़ा सा प्रभाव आता है, वो भी केवल कुछ ग्रहों की। किन ग्रहों की वो मैं आपको भी बताऊंगा। कुछ ग्रहों का अस्त होना उनके लिए अपने आप में एक वरदान की तरह साबित होता है और कुछ ग्रहों का अस्त होना उनके लिए थोड़ा सा या व्यक्ति के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ठीक है, तो पहली चीज तो एक समझकर चलिएगा, जन्म कुंडली में जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उस ग्रह की स्ट्रेंथ अपने आप में बढ़ती है, किंतु प्रभाव देने के तरीकों पर अंतर आ जाता है। स्ट्रेंथ क्यों बढ़ती है, क्योंकि आप सूर्य के प्रकाश के अंदर हैं, आप राजा के सानिध्य में हैं, आपको एक सिक्योरिटी मिली हुई है कि भाई अगर अभी तेरे साथ कुछ गलत होगा तो मैं यहाँ पर संभालने के लिए खड़ा हूँ। सूर्य के पास वो एबिलिटी है कि वो सभी कुछ संभाल सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ठीक। अब क्योंकि आप सूर्य के सामने अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो इसलिए थोड़ा सा इशू व्यक्ति की लाइफ में भी उस तरह का आता है। अब मान लीजिएगा शुक्र और सूर्य, ये दो ग्रह आपस में एक दूसरे के साथ बैठे हैं, शुक्र अस्त है, तो एक भ्रांति है कि शुक्र यहाँ पर जल जाता है। शुक्र जल जाता है तो शुक्र यहाँ पर अपने इफेक्ट नहीं देगा। मैं कहता हूं जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र अस्त है, शुक्र को नाड़ी ज्योतिष में क्या क्या कहा है, वाइफ, पुरुष के लिए पत्नी माना गया है, और फीमेल होरोस्कोप में फीमेल माना गया है। तो आप देखेंगे ऐसे पुरुष की पत्नी का मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा होगा। और जिस भी लेडी का शुक्र अस्त है, यहाँ पर कुछ लेडीज हैं, अगर उनका भी शुक्र अस्त है तो आप देखेंगे वो किसी ना किसी तरह से बेहतरीन मैनेजमेंट करना जानती है। किसी भी तरह से, अगर वो हो सकता है कि कोई लेडी होम मेकर ही हो मगर वो लेडी किसी दूसरी अन्य लेडी से अच्छा चीजों को मैनेज करना जानेगी। साथ ही साथ शुक्र धन का कारक भी है। जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र, भाई मैं म्यूट कर रहा हूँ उसके बाद भी किसी का बोल रहा है।
जिस भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र अस्त होगा, आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को किसी ना किसी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल गेन होगा ही होगा, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट का कारक भी है। और इसका एक नुकसान ये भी है, अगर जन्म कुंडली में शुक्र अस्त है और ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा ब्लैक मनी इकट्ठा हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति के पास ईडी की, टैक्स डिपार्टमेंट की रेड भी लगेगी लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका जितना भी पैसा है वो गवर्नमेंट की निगाह में आ गया है। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में शुक्र अस्त होता है, मैं अक्सर उन लोगों को सलाह देता हूँ, भाई साहब अपनी टैक्स लाइबिलिटीज टाइम पर पूरे करते चलिएगा, या अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा तैयार रखिएगा अगर आपके पास उस लेवल पर पैसा है। ठीक है, वो जन्म कुंडली में और योग होते हैं पैसे के, तो वो देखकर आप ये गाइडेंस दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि नुकसान क्या होगा। एक फायदा और बताता हूँ, किसी फीमेल होरोस्कोप के लिए विशिष्ट है। जिस फीमेल के होरोस्कोप में शुक्र अस्त होगा, उस फीमेल को मोस्ट ऑफ द टाइम पॉसिबिलिटी होती है कि पहली संतान पुत्र होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम पॉसिबिलिटी यही होती है। अब हाँ, पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र अस्त है, तो वहां पर उसके लिए संभावना ये हो जाती है कि पहली संतान वहां उसको पुत्री। फीमेल के लिए बहुत अच्छा फायदा देता है, पहली संतान पुत्र होने की संभावना बढ़ा देता है।